साइकोलॉजिकल टैबू से नहीं निकल पा रहे हैं कि हमको चुनाव हारना भी चाहिए। राजनीति हमेशा जीतने के लिए नहीं किया जाता, कई बार हार से ही जीत का रास्ता निकलता है। चिराग शायद उस धमाकेदार एंट्री के इंतजार में है कि 2025 का विधानसभा चुनाव हो और 2024 का लोकसभा चुनाव हो और हम एक अलायंस के साथ सीमित सीट पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट बेहतर साबित कर दें। जैसे कि मान लीजिए 50 सीट पर लड़ते हो और 40 सीट वो जीत जाएं, 30 सीट पर लड़ते हो 25 सीट या 20 सीट जीत जाएं, तो वो ये बताने की कोशिश करें कि ये है चिराग का जलवा कि हम इतना ही पर लड़े और मेरा स्ट्राइक रेट 75% है, 80% है या 90% है। लेकिन इस तरीके से वो राजनीति के उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं जिस मुकाम तक पहुंचने का ख्वाब उनके पिता देखा करते थे। डरे हुए तरीके से राजनीति कर रहे हैं या ये कहिए कि डरपोक राजनीति कर रहे हैं। इनका समय बिहार में कम, दिल्ली में ज्यादा बीतता है और बिहार में भी बीतता है तो छत के नीचे बीतता है इनका समय, जबकि सड़क पर बीतना चाहिए था संघर्ष करते हुए। ये सवाल ये महागठबंधन से इतर का सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में 5 विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव, माफ कीजिएगा, चुनाव होने वाले हैं। 4 सीटों पर, 1 सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इन सीटों में से 4 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। 1 सीट खाली छोड़ दी थी, गया स्नातक सीट। माना यह जा रहा था कि यह सीट चिराग पासवान के खाते में जाएगी। फिर देर रात ये कहा जाने लगा, खबर आने लगी कि डीएन सिंह आरएलजेपी के उम्मीदवार होंगे इस सीट से। पशुपति पारस को बीजेपी ने ये सीट दे दी है और डीएन सिंह ने बकायदा ऐलान भी कर दिया कि वो 13 तारीख को नामांकन करने जा रहे हैं। ये जो चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई है, ये जो खेल है, उसमें ये सीट बीजेपी को मिल गई, बीजेपी को नहीं देनी पड़ी सीट, ये सब खेल चल रहा है। मोर और लेस जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि ये बात सही है कि बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था सिवाय गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर। और डीएन सिंह के बारे में राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा आम हो चुकी थी कि डीएन सिंह को ये सीट मिल रहा है, जो कि रामविलास, ये पशुपति पारस फैक्टर जो एलजेपी का है उस पार्टी के ये नेता हैं। बाद में डीएन सिंह का टिकट कट गया और बीजेपी ने अपने एक नेता को वहां पर उम्मीदवार घोषित कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और चिराग पासवान ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कड़ा संदेश दिया कि गाहे बगाहे वक्त बेवक्त बिहार के जितने भी उपचुनाव हुए हैं 2020 के बाद से, मैं हर चुनाव में आपके साथ खड़ा रहा हूं और आप उस व्यक्ति के पार्टी के समर्थक को टिकट दे रहे हैं जिसके साथ मेरी अदावत चल रही है। और शायद चिराग पासवान का ये दबाव का जो फैक्टर है, दबाव की जो राजनीति है, वो काम कर गई और बीजेपी ने अपने ही पास वो सीट रखना ज्यादा मुनासिब समझा। हालांकि इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर पशुपति पारस के गुट वाले नेता को टिकट नहीं मिला तो चिराग के भी गुट के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिला। बीजेपी इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा रही है और अपने ही जिम्मे वो सीट रख ले रही है। गठबंधन की राजनीति बीजेपी लगातार यहां कर रही है और 2005 से कमोबेश सत्ता में रही है और शुरू से ही वो सीट बीजेपी अपने नहीं लड़ते रही। इसके पहले जब जदयू के साथ थी तो जदयू के उम्मीदवार वहां पर होते थे। इस बार भी बीजेपी को अपने पास वो सीट रखने का कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि वो हमेशा गठबंधन में दूसरे दल को देते थे और इसी के लॉजिक के आधार पर ये सीट डीएन सिंह को मिला भी था जो पशुपति पारस गुट के हैं। लेकिन अंतिम क्षण में उनका टिकट कट जाना और बीजेपी का अपने पार्टी के नेता को टिकट देना इस बात का ऐलान करता है कि चिराग पासवान ने दबाव की राजनीति बनाई और इस दबाव के आगे बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व झुका। ये अलग बात है कि न चिराग को के हाथ हलवा लगा, न पशुपति पारस के हाथ हलवा लगा, हलवा खा लिया बीजेपी ने। लेकिन तारापुर और कुशेश्वर स्थान के उपचुनाव के बाद चिराग पासवान ने अगर अपवाद छोड़ दे तो कोई चुनाव नहीं लड़ा है। बिहार में कई उपचुनाव हुए हैं। विधान परिषद की कुछ सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने जरूर उतारे थे अब से कुछ महीने पहले जब चुनाव हुए थे। हालांकि हाजीपुर सीट पर तभी उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा था। बोचहा का चुनाव वो नहीं लड़ते हैं, कुढ़नी का नहीं लड़ते हैं, गोपालगंज मोकामा कुढ़नी में वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब से 3-4 दिन पहले एक तस्वीर सामने आती है, चिराग पासवान और संजय जायसवाल की मुलाकात दिल्ली में हो रही है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और चिराग पासवान के बीच मुलाकात होती है।
ये बताया जाता है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कि विधान परिषद चुनाव पर चर्चा हुई, कल नामांकन की आखिरी तारीख है, यहाँ भी कोई उपचुनाव यहाँ भी कोई चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव या उपचुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है, तय नहीं कर पा रहे हैं या फिर तारापुर और कुशेश्वर स्थान के हश्र का डर है? कमोबेश दोनों बातें सही हैं। देखिए, चिराग को जितना मेहनत करना चाहिए बिहार की राजनीति में, उतना मेहनत वो नहीं कर रहे हैं। और इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है कि बिहार के सभी जिला में या सभी लोकसभा क्षेत्र या सभी विधानसभा क्षेत्र पर उनकी पार्टी की सशक्त उपस्थिति नहीं है। तो जब सशक्त उपस्थिति आपकी नहीं रहेगी तो आप चुनाव लड़ने से बचिएगा। यह समय था उनके पास जिसमें आप वो इस्तेमाल करते और पार्टी को गति देते, पार्टी को कसते। लेकिन पता नहीं अब किस माइंडसेट पर, किस लाइन लेंथ पे वो पार्टी को चलाना चाहते हैं। उनके पास आत्मबल की कमी दिख रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वो चाहते, वो उस साइकोलॉजिकल टैबू से नहीं निकल पा रहे हैं कि हमको चुनाव हारना भी चाहिए। राजनीति हमेशा जीतने के लिए नहीं किया जाता, कई बार हार से ही जीत का रास्ता निकलता है। चिराग शायद उस धमाकेदार एंट्री के इंतजार में है कि 2025 का विधानसभा चुनाव हो और 2024 का लोकसभा चुनाव हो और हम एक अलायंस के साथ सीमित सीट पर चुनाव लड़ें और अपना स्ट्राइक रेट बेहतर साबित कर दें। जैसे कि मान लीजिए 50 सीट पर लड़ते हो और 40 सीट वो जीत जाएं, 30 सीट पर लड़ते हो 25 सीट या 20 सीट जीत जाएं, तो वो ये बताने की कोशिश करें कि ये है चिराग का जलवा कि हम इतना ही पर लड़े और मेरा स्ट्राइक रेट 75% है, 80% है या 90% है। लेकिन इस तरीके से वो राजनीति के उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं जिस मुकाम तक पहुंचने का ख्वाब उनके पिता देखा करते थे। डरे हुए तरीके से राजनीति कर रहे हैं या ये कहिए कि डरपोक राजनीति कर रहे हैं। संगठन में इतनी शक्ति नहीं कि वो हर जगह पर अपना उम्मीदवार दे सके। विधान परिषद के कुछ एक जगहों पर वो उम्मीदवार दिए थे तो वो उम्मीदवार वैसा था कि वो अगर न देते तो खुद भी चुनाव लड़ लेता। वो उम्मीदवार की ताकत थी, इनकी ताकत नहीं थी। तो आई थिंक कि जो आप बोल रहे हैं ये कमोबेश सही है कि इनके पास आत्मबल का कमी है, संगठन क्षमता की कमी है। और मैं ये ऐड ऑन कर रहा हूं तमाम चीजों में कि ये समय का उपयोग करते हुए अपने संगठन को न विस्तार दे रहे हैं और न संगठन को गति दे रहे हैं। बिहार की पार्टी है, बिहार का राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में, मुलाकातों की तस्वीरें दिल्ली में और ज्यादातर वक्त दिल्ली में, ये भी नुकसान। एक्चुअली चिराग का जो पॉलिटिकल स्कूलिंग हुआ है ना, वो किसी ढंग के स्कूल में हुआ ही नहीं। पिता के गोद में ये राजनीति सीखे हैं और तब सीखे जब पिता संघर्ष से आगे निकल के एक स्टेबल हो चुके थे। रामविलास पासवान की राजनीति स्थापित हो चुकी थी, उनका चेहरा, चरित्र और विचार सब लोग जनमानस में अपना वजूद बना चुका था। ये वहां से खेलना शुरू किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये संघर्ष देखे ही नहीं, संघर्ष की पाठशाला में इनकी कोई पढ़ाई ही नहीं हुई, तो ये संघर्ष करें कहां से। ये मौका था इनके पास, वक्त हर किसी के पास आता है। पिता के मृत्यु के बाद जिस तरीके से इनकी पार्टी में टूट फूट हुई और केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति में ये किनारे चले गए, मतलब एक्टिवली कहीं भी गवर्नमेंट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये समय था कि ये बिहार में जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते और अपना कद कम से कम इतना और ऐसा जरूर बनाते जिसमें जिस तरीके से बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक विकल्प बन के आए थे, चिराग पासवान भी एक विकल्प बनकर आ सकते थे। ये मौका है इनके पास और था इनके पास, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस मौके का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इनका समय बिहार में कम, दिल्ली में ज्यादा बीतता और बिहार में भी बीतता है तो छत के नीचे बीतता है। इनका समय जबकि सड़क पर बीतना चाहिए था, संघर्ष करते हुए।